Two wires of same length are shaped into a square and a circle. If they carry same current, ratio of magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछा. जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो NIA होता है, अगर a की लूप है तो I इंटू ए होता है. अब लेंथ सेम है, उसी का हम बना रहे हैं स्क्वायर. तो मान ली लेंथ है L. जब स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर की जो साइड होगी A वो आपकी हो जाएगी L/4. तो जो उसका एरिया होगा हो जाएगा L/4 का स्क्वायर. तो स्क्वायर के केस में मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो I टाइम्स L/4 का स्क्वायर आएगा. M1 कह देते हैं उसको, इक्वेशन 1. अब उसी से आपने क्या बनाया, सर्कल बनाया, सर्कुलर लूप बनाया. तो सर्कुलर लूप की जो रेडियस होगी वो कैसे फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि 2πr होगी सर्कुलर लूप की सर्कमफ्रेंस और वो लेंथ L के बराबर होगी. तो रेडियस कितनी बन गई, L/2π. उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो M2 जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आ जाएगा I टाइम्स एरिया. एरिया कितना होता है, πr स्क्वायर. तो ये हो गया πL²/4π². तो एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया आपका IL²/4π. इक्वेशन 2. आपको सिंपली इन दोनों का रेशियो पूछा है. M1/M2 जो आएगा वो आपका आएगा 1/16 इंटू 4π. बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये आ गया π/4. सो योर आंसर विल बी C पार्ट. Two wires of same length are shaped into a square and a circle. If they carry same current, ratio of magnetic moment. दो वायर हैं, उनकी सेम लेंथ है, उनको एक बार हम उसी वायर से, उसी लेंथ के वायर से स्क्वायर बनाते हैं, एक बार हम उसी लेंथ के वायर से सर्कल बनाते हैं. इस तरह की सिचुएशन है. मान लिया हमने लेंथ वायर की मान ली L है, तो उस लेंथ के वायर से अगर आप स्क्वायर बनाओगे तो स्क्वायर की एक जो साइड होगी वो हो जाएगी L/4 और उसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I. उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा M1 अगर हम उसको लिखें तो मैग्नेटिक मोमेंट NIA होता है, N नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, I करंट होती है और A क्या होता है इसका एरिया. तो इसमें टर्न तो एक ही है, एक ही लूप है, करंट कितनी है I और एरिया कितना है, एरिया है आपका साइड A है तो एरिया स्क्वायर का हो जाएगा A². तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया आपका IL²/4 का स्क्वायर 16. इक्वेशन 1. अब उसी लेंथ की वायर से हमने क्या बनाया, सर्कल बनाया. इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी रेडियस मान ली R है, तो कैसे निकालेंगे, तो 2πr जो होगा वो किसके बराबर होगा, वायर की लेंथ L के बराबर. तो रेडियस यहाँ से पता लग गई आपको L/2π. ठीक. और मैग्नेटिक मोमेंट M2 अगर हम इसको कहें तो फिर से वही NIA का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, करंट I, इसके अंदर भी करंट कितनी होगी I, और एरिया कितना हो जाएगा πr² इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा L²/4π². तो एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आया आपका M2 वो आपका आ गया IL²/4π. इक्वेशन 2. ठीक. तो आपको चाहिए उनका रेशियो, आपको चाहिए M1/M2. जब आप M1/M2 निकालोगे तो IL² और IL² तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4π/16. तो ये हो गया आपका π/4. सो योर आंसर विल बी C पार्ट. 3 long straight and parallel wires carrying currents are arranged as shown in figure. 3 वायर हैं, 1, 2 और 3. करंट की डायरेक्शन, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है. यानी पहले वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरे में नीचे आ रही है और तीसरे में नीचे आ रही है. कितनी करंट है वो वैल्यू भी दे रखी है, 20 एम्पियर, 10 एम्पियर, 30 एम्पियर. इनके बीच का सेपरेशन भी दे रखा है 2 सेंटीमीटर और इनके बीच में कितना है 10 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ क्यू वाले वायर के बारे में पूछ रहे हैं. क्यू वाले वायर की कितनी लेंथ ली है हमने, सिर्फ 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा होगा क्यू वाले वायर पे. तो क्यू वाले वायर पे हम निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ और फिर उसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सबसे पहले आर और क्यू के बारे में देखते हैं. तो उनके बीच में जो
करंट फ्लो हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रही है, आर में करंट ऊपर जा रही, क्यू में नीचे आ रही, तो इनमें लगेगा रिपल्शन, इसकी वजह से इस पे लगेगा रिपल्शन का फोर्स, F1 कह देता हूँ मैं, या F/L1, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो फोर्स पर यूनिट लेंथ का होता है। अब जरा Q और P के बीच में देखते हैं, तो इनमें जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। अट्रैक्शन Q और P एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसी तरफ होगा, तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ और ये हो गया 2। तो जो नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ आने वाला है ऑन वायर Q, तो वो दोनों का सम होगा, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। अच्छा, पहला कितना होगा, तो पहला हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4π I1 I2 डिवाइडेड बाय उनके बीच का सेपरेशन d। तो यही फॉर्मूला हम 2 बार अप्लाई करेंगे, एक बार अप्लाई करेंगे R और Q के लिए और एक बार अप्लाई करेंगे Q और P के लिए, और उनका ऐड कर देंगे तो नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा आपको। देखते जाओ, μ0/4π, R में करंट कितनी है 20 एम्पियर और Q में करंट कितनी है 10 एम्पियर, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया 200 एम्पियर, अपॉन इनके बीच में सेपरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर यानी 0.02 प्लस, अब यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे Q और P के लिए, तो μ0/4π, इसमें करंट 10 एम्पियर है, इसमें 30 एम्पियर है, तो ये करंट का प्रोडक्ट हो गया 300, अपॉन इनके बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 0.1 मीटर। ये हो गया नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस फोर्स पर यूनिट लेंथ में Q की कितनी लेंथ पर फोर्स पूछा है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर पे, इसमें 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका फोर्स आ जाएगा। कितना आने वाला है ये, तो μ0/4π को बाहर लिख लेते हैं, ये कितना आने वाला है, ये हो गया 10⁴, ये कितना आ जाएगा प्लस 10⁻3, और बाहर कितना है आपके पास 0.1। μ0/4π जो होता है, सॉरी ये μ0/4π μ0/2π होता है, यहाँ पे ये 2π होता है फॉर्मूले में, 2π μ0/2π जो होता है वो 2 × 10⁻⁷ होता है। ये कितना है, ये 1000 है, ये 10,000, तो ये हो गया 11,000 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 इंटू 10⁻⁷, तो ये आपका बन गया 2 यहाँ पे एक मिसिंग हो गया हमसे, ये 3 यहाँ से मिस हो गया, यहाँ पे 3 भी है, इंटू 3, कैलकुलेशन आपको फिर से करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो आप खुद से कर लेना कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करके आपको मिल जाएगा 26 × 10⁻⁵ न्यूटन। डायरेक्शन क्लियर है, टुवर्ड्स राइट, तो आपको आंसर मिल जाएगा सी पार्ट। ए 100 टर्न कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 100, शोन इन फिगर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर ही टेस्ला होता है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, कॉइल पर टॉर्क कितना लगेगा वो आपसे पूछा गया। तो आप एक चीज़ ज़रा ढंग से देखो, कॉइल में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो इसमें आउटवर्ड्स होगा, ये होगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। कितना होगा जरा इसको भी लिख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड होगा NIA। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, करंट कितनी फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, और एरिया कितना है, लेंथ इंटू विड्थ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁴। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.6 ठीक है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये होगा मैग्नेटिक मोमेंट। डायरेक्शन आपको क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल यानी इस तरह से होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो जो टॉर्क लगेगा,
टॉर्क का फॉर्मूला सिंपल होता है m क्रॉस b। ठीक है, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालें तो सिर्फ एम बी साइन थीटा हो जाएगा, और इस केस में एंगल 90 डिग्री है तो सिंपली m इंटू बी हो गया। तो टॉर्क कितना लगेगा, तो 1.6 इंटू मैग्नेटिक फील्ड दिया आपको 0.2, तो ये हो गया 0.32। ठीक, न्यूटन इंटू मीटर, ये आएगा टॉर्क आपका। अच्छा, अब किस तरह से लगेगा तो ज़रा ढंग से समझना। m जो है वो आउटवर्ड्स है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आपको दिख ही रहा है, तो एक वेक्टर आपका आउटवर्ड्स है m, और b जो वेक्टर है वो इस तरह से। तो जब आप m क्रॉस b करोगे, जो टॉर्क की डायरेक्शन आ रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है, टॉर्क जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब ये जो लूप है ये इस तरह से घूम रहा होगा, यानी AD जो लेंथ है ये बाहर की तरफ आएगी, इस प्लेन में बाहर की तरफ आएगी, और BC जो लेंथ है वो इस प्लेन से अंदर की तरफ घुस जाएगी। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा, 0.32 न्यूटन इंटू मीटर, टेंडिंग टू रोटेट द साइड AD आउट ऑफ द पेज। AD को पेज के बाहर निकालेगा वो, और BC को पेज के अंदर लेके जाएगा, ए पार्ट। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग 6.6 इंटू 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ 0.528 एंगस्ट्रॉम। रेडियस दी है आपको, ऑर्बिट की रेडियस दी है, कितने रिवॉल्यूशन पर सेकेंड लगा रहा है वो भी दिया है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। तो सबसे पहले उसके इन रिवॉल्यूशन से करंट कितनी फ्लो होगी लूप में, ज़रा वो फाइंड करना होता है। तो अगर Q का चार्ज किसी R के रेडियस में ये घूम रहा है, तो जो करंट होती है वो Q इंटू एफ होती है। F क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी, वैसे Q/T होती है, T टाइम पीरियड होता है, तो 1/T को आप F लिख सकते हो क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। यहाँ से हम करंट फाइंड कर सकते हैं, करंट कितनी हो जाएगी, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 6.6 इंटू 10⁻15। मैंने यहाँ पे चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, माइनस साइन इसलिए नहीं डाला है क्योंकि उससे सिर्फ ये पता लगेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ढंग से समझना, अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो करंट जो होगी वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, बस वही होगा उस माइनस का मतलब। तो इनका मल्टीप्लिकेशन अराउंड 10 हो जाता है, और ये 10⁻, कितना 19 -19 + 15, तो ये हो गया -4, तो ये बन गया आपका 10⁻³ एम्पियर। ये हो गई आपकी करंट। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है NI ये होता है, नंबर ऑफ लूप तो एक ही है, तो I इंटू A हो जाएगा सिंपल। करंट है 10⁻³ और एरिया कितना होगा πr², r कितना है आपका 0.528 एंगस्ट्रॉम है, तो उसको 10⁻10 करेंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा 0.25 के आसपास इंटू पाई। पावर्स कितनी जाने वाली हैं, इंटू 10⁻, ये -20 है, -3 है तो -23। ये जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेट 1 के आसपास आ जाएगी, 3 से थोड़ा ज़्यादा है और ये 0.25 से, ये भी 0.25 से थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो मल्टीप्लिकेशन करके अराउंड अप्रॉक्सीमेट ये 1 के आसपास पहुँचेगी। इसका स्क्वायर एक्जैक्टली 0.25 नहीं आएगा, उससे ज़्यादा आएगा, मैंने बस लिख दिया अप्रॉक्सीमेट। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो सिर्फ हमें ऑर्डर्स देखना है बेसिकली, तो 10⁻23 का मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर्स में इतना डिफरेंस है तो ऑर्डर से ही आंसर आपको मिल जाएगा, सी पार्ट। 3 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स A, B एंड C आर कैरिंग करंट एज शोन इन फिगर। ए में करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, बी में भी करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, और सी में करंट जो है ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। करंट की वैल्यू 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इनके बीच में सेपरेशन D और D दिया है। तो ये कह रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स जो B पे लगेगा वो किस तरफ लगेगा, तो बहुत सिंपल है पता कर पाना। ए और बी में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स इधर लगेगा। ये फोर्स ऑन वायर V ड्यू टू वायर A। ठीक, अब जरा B और C में देखो तो B और C में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो इसमें रिपल्शन का फोर्स लगेगा, इसका मतलब वो भी फोर्स इधर ही होगा, तो नेट फोर्स जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स A कह सकते हो आप इसको। क्या आंसर बनेगा इसका, सिंपल A पार्ट। 2 लॉन्ग कंडक्टर्स सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस D कैरी I1 एंड I2 इन द सेम डायरेक्शन। 2 लॉन्ग कंडक्टर हैं इस तरह से, और इनमें करंट फ्लो, इनमें इनके बीच में सेपरेशन दिया है D, और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यानी इधर भी करंट I1 है तो उसी डायरेक्शन में करंट क्या है I2।
तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। कितना होगा फोर्स? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हमको पता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी होती है? तो वो होती है आपके पास μ0/2 I1 I2 ओवर डिस्टेंस d। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज 2 टाइम्स। किसी एक में करंट 2 गुनी कर दी जाती है और डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाती है, और उनके बीच की डिस्टेंस 3d कर जाती है। तो किसी एक की करंट, मान लीजिए करंट कर दिए 2 टाइम्स, डिस्टेंस कर दिए 3 टाइम्स और डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, तो क्या क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो रिपल्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और कितने टाइम्स हो जाएगा? तो करंट कर दिए 2 टाइम्स, डिस्टेंस कर दिए 3 टाइम्स, तो वो हो जाएगा 2/3 टाइम्स। 2/3 टाइम्स एफ हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो क्या आंसर बनेगा? -2/3 f। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। पहले फोर्स अट्रैक्शन का होगा, तो अब किसका बन जाएगा? रिपल्शन का। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न and radius 10 cm is placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla normal to the plane of the coil। आराम से समझना है। कॉइल अगर मतलब इस तरह से है आपकी, इस तरह से कॉइल है कुछ, और उसमें 20 टर्न्स हैं, रेडियस दी है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, इसकी रेडियस दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है जिस फील्ड में इसको रखा गया है, लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। मान लिया इनवर्स है, कॉइल के प्लेन के कहाँ है? वो परपेंडिकुलर, इस तरह से। ठीक है, तो टॉर्क पूछा है, तो आप मुझे ये बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा? अगर मान लिया इसमें करंट भी क्लॉकवाइज ऐसे फ्लो कर रही है, करंट मान लिया लूप में करंट या तो क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्स होगा या आउटवर्ड्स होगा। तो करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी इनवर्स हो जाएगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्स है। तो एम और बी के बीच में एंगल कितना होगा? तो या तो एंगल होगा 0, थीटा जो होगा एंगल इनके बीच में या तो होगा 0 डिग्री या फिर होगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक मोमेंट आउटवर्ड्स हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, इन दोनों ही केस में जो टॉर्क निकालते हैं हम, टॉर्क क्या होता है? एम क्रॉस बी। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि एम भी साइन थीटा बनेगा और साइन 0 होता है, साइन 180 भी क्या होता है? 0। तो टॉर्क कितना आएगा आपका? 0। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। ए कंडक्टिंग लूप कैरिंग ए करंट आई इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन। एक कंडक्टिंग लूप है, जैसे ये लूप दिया हुआ है आपको, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसको थोड़ा अलग से बना लेते हैं। मान लिया ये लूप है और करंट कैसे फ्लो हो रही है? करंट इस तरह से फ्लो हो रही है, ये एरो बना के यहाँ समझाया गया आपको, और एक ऐसे रीजन में रखा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट्स है। तो कह रहे हैं लूप विल हैव ए टेंडेंसी, लूप के पे क्या टेंडेंसी होगी? एक चीज़ आप समझो जरा, इस तरह से ये लूप है तो इस पर नेट फोर्स तो 0 होगा। किसी भी करंट कैरिंग लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है? 0। क्लियर? ठीक। अब जरा नेट टॉर्क की बात करें तो नेट टॉर्क भी इस केस में 0 आने वाला है। क्यों? क्योंकि इस लूप के इस तरह से करंट फ्लो होने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो इन्वर्स हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी आपको इन्वर्स दिया, दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया, इसका मतलब टॉर्क भी क्या होगा? 0। तो इस सिस्टम पे, इस लूप पे नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी इस पे क्या है? 0 है। ठीक, तो ये मूव तो कहीं करेगा नहीं, आगे पीछे मूव तो करेगा नहीं। क्या ये घूमेगा कि रोटेट करेगा किसी भी एक्सिस के अबाउट? मान लिया वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, क्या ये रोटेट करेगा इस तरह से? तो ये रोटेट भी नहीं करेगा, क्योंकि इस पर टॉर्क 0। तो होगा क्या कि ये एक्सपेंड और कॉन्टैक्ट करेगा, तो वो आपको आराम से समझना है। देखो जरा, अगर हम इतने एलिमेंट की बात करें, इतने से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इस करंट इस एलिमेंट की, तो इसमें DL एलिमेंट ही होगा करंट की डायरेक्शन में, ये एलिमेंट हो जाएगा DL, L वेक्टर L हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो जब आप फोर्स निकालोगे इस पर छोटा सा फोर्स DF, अगर इसकी लेंथ मान लिया आपने वेक्टर DL, तो DF जो होता है वो हो जाएगा I टाइम्स DL क्रॉस B। जब आप DL क्रॉस B करोगे तो जो फोर्स आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है, DF। इसी तरह से अगले एलिमेंट को अगर आप देखोगे DL, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, DF। इसी तरह से अगले एलिमेंट को देखोगे तो फोर्स इधर लगेगा। तो फोर्स जो लग रहे हैं वो इस तरह से लगेंगे पूरे वायर पे, आप खुद से चेक कर सकते हो। छोटे छोटे फोर्सेस DF पूरे वायर पे इस तरह से लगेंगे, और नेट फोर्स कितना होना है? 0। नेट फोर्स अब भी 0 होगा,
नेट टॉर्क देखो तो टॉर्क भी 0 होगा। तो ये लेकिन वायर ये कैसे बिहेव करेगा, वायर क्या करने की कोशिश करेगा, वायर एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। ये जो लूप है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, इसके अंदर टेंशन आ जाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में मिला तो हम फाइंड करेंगे टेंशन की वैल्यू जो आती है वो BIR आती है। आर क्या होगी, आर इस लूप की क्या होती है, रेडियस। आप चाहो तो इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हो, BIR। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट, सॉरी एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा बी पार्ट। इफ ए करंट इज पास थ्रू ए स्प्रिंग देन द स्प्रिंग विल, स्प्रिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आराम से देखो, मान लीजिए स्प्रिंग है एक, और इसमें हम कोई करंट पास करा रहे हैं, ठीक। तो मान लीजिए इसमें करंट इस तरह से फ्लो कराई आपने, इस तरह से ये करंट आ रही है इधर, ठीक है, इधर करंट इस तरह से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो अब देखो जो पोर्शन वायर का एक दूसरे के ऊपर है उसमें करंट सेम डायरेक्शन में दिखेगी आपको। इन दोनों पोर्शन में ये जो पोर्शन है वायर का, ठीक है, तो ये जब एक दूसरे के ऊपर जो पोर्शन है उसमें करंट सेम डायरेक्शन दिखेगी। और सेम डायरेक्शन में जब करंट होती है तो वो दोनों वायर से एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो स्प्रिंग कैसे क्या करेगी, कंप्रेस होने की कोशिश करेगी। बी पार्ट, ये सर्कुलर लूप विच इज इन द फॉर्म ऑफ मेजर आर्क of a circle is kept in a horizontal plane and a constant magnetic field B is applied in the vertical direction such that the magnetic lines of force go into the plane। ठीक है, बहुत कुछ लिखा है। सिंपल सी बात यह है कि एक लूप है, सर्कुलर लूप है, पूरा लूप नहीं है, ए से शुरू होकर बी पे ख़त्म हो गया और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया इस तरह से, और उस प्लेन के इन्वर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। वर्टिकल डायरेक्शन का कोई सेंस समझ में नहीं आता है, ठीक है यहाँ पे। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। आर रेडियस है सर्कुलर लूप की और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। तो मान लिया करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, आई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसमें फोर्स पूछा है। तो अगर इस तरह से कोई लूप होता है तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F टाइम्स F इक्वल टू होता है I टाइम्स L क्रॉस B। अभी L वेक्टर क्या बनता है, लेंथ वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर होता है, तो ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करने वाला वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर ये होगा आपका, ये होगा ये एल वेक्टर। ये पूरे रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये एल वेक्टर होगा। और एल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो सीधा फॉर्मूला बन जाएगा ILB। आपको एल फाइंड करना पड़ेगा, ये एल वेक्टर होगा कितना। तो आराम से देखो, इसकी रेडियस कितनी है R, ये पूरा एंगल अल्फा है, तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये एंगल हो जाएगा α/2। तो ये लेंथ कितनी होगी, तो ये लेंथ हो जाएगी R sin α/2। तो ये भी कितनी होगी, R sin α/2। तो टोटल लेंथ कितनी बन गई, 2R sin α/2। तो ये आपका हो जाएगा I टाइम्स L कितना है, 2R sin α/2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। तो जो फोर्स आपका आ गया 2 टाइम्स BIR इंटू साइन α/2। तुम्हारा जो आंसर बनने जा रहा है क्या बनेगा, C पार्ट। क्लियर। ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज बेंड टू फॉर्म ए सर्किल। एक वायर है, उसकी लेंथ दी है और उसको बेंड करके एक सर्किल बना दे रहे हैं। लेंथ कितनी दी है, 2 मीटर। तो यहाँ से क्या हम उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल। रेडियस फाइंड करने के लिए लेंथ को 2πr के बराबर पुट कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रेडियस जो आ गई है वो आ गई है 1/π मीटर। और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर। उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो जिस एक ही लूप है, एक ही टर्न है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बनेगा I × A। करंट है 1 एम्पियर और एरिया जो है वो πr² होगा। पाई इंटू आर का स्क्वायर करोगे तो 1/π²। तो एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका आ गया 1/π एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट। फिगर शोज 3 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स पैरेलली एंड इक्वली स्पेस्ड विद आइडेंटिकल करंट्स। 3 वायर हैं, एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक ये वायर है, एक ये वायर है और एक ये वायर है। और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस वायर में करंट बाहर की तरफ आ रही है, इस वायर में भी करंट बाहर की तरफ आ रही है, इस वायर में करंट अंदर की तरफ जा रही है। तो इस तरह की सिचुएशन है। एक वायर ये है, ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है,
ठीक है, ये जो वायर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ है, वो बाहर की तरफ है। एक वायर यहाँ पे है और एक वायर यहाँ पे है। इसमें करंट बाहर की तरफ आ रही है, इसमें भी करंट बाहर की तरफ आ रही है, और इसमें करंट कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है। ये वायर ए है, ये बी है, ये सी है। इन तीनों में सेम करंट फ्लो हो रही है, आई और आई, और इनके बीच का सेपरेशन जो है वो सेम है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन भी मान लिया डी है, और इन दोनों के बीच में भी सेपरेशन क्या मान लिया, डी है। तो फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच वायर ड्यू टू अदर। ए पे फोर्सेस किधर लगेंगे, बी पे किधर लगेंगे और सी पे किधर लगेंगे। ठीक है, तो ए पे फोर्सेस की अगर हम बात करें तो ए और बी में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा। ठीक, इसका नाम अगर लिखना चाहें तो ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अगर हम सी और ए के बारे में बात करें तो ए और सी में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो अब रिपल्शन का फोर्स होगा, तो ये रिपल्शन का फोर्स होगा एफ ए सी। और डेफिनेटली ए बी वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो नेट फोर्स अट्रैक्शन का बना रहेगा, अंदर की तरफ बना रहेगा। जरा बी पे देखते हैं। बी पे ए और बी के बीच में तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, तो वो ये लगेगा एफ बी ए। और सी की वजह से तो बी और सी में आपस में रिपल्शन का फोर्स होगा, तो वो भी ऐसे ही लगेगा एफ बी सी। तो ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गए। अब जरा सी पे देखते हैं। सी पे ए और बी इन दोनों की वजह से रिपल्शन का फोर्स होगा, क्योंकि सी के हिसाब से बी भी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है बी में, और सी के हिसाब से ए में भी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो ये दोनों ही फोर्स रिपल्शन के होंगे। लेकिन बी का जो फोर्स होगा सी पे वो थोड़ा ज़्यादा होगा, और ए का जो फोर्स होगा वो थोड़ा कम होगा, एग्जैक्टली हाफ होगा, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गई है। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है बी पे, क्योंकि डिस्टेंस उसके लिए दोनों केसेस में डी और डी है। उससे कम जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है सी पे, क्योंकि एक में डिस्टेंस डी है और दूसरे के लिए डिस्टेंस 2d है। और सबसे कम फोर्स किस पे आ रहा है, ए पे आ रहा है। तो एफ बी सबसे ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा एफ सी, और सबसे कम होगा एफ ए। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। इन टू पैरेलल वायर्स ए एंड बी 10 एम्पियर एंड 2 एम्पियर करंट्स रिस्पेक्टिवली इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दो पैरेलल वायर हैं, एक ए है एक वी है। इस तरह से ए में करंट मान लिया 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, और बी में करंट अपोजिट डायरेक्शन में 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज 10 सेंटीमीटर। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। ये वायर ए इज ऑफ इन्फानाइट लेंथ। वायर ए जो है वो इन्फानाइट लेंथ का है, एंड वायर बी इज ऑफ 2 मीटर लेंथ, और बी की लेंथ जो दी है वो 2 मीटर है। फोर्स एक्टिंग ऑन वायर बी, बी वायर पे कितना फोर्स लगेगा वो आपसे पूछा गया। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्शन का होगा, डेफिनेटली ऐसे लग रहा होगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला आता है आपका म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। तो यहाँ से आप निकालोगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, और V पे फोर्स पूछा है, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। तो इस फोर्स पर यूनिट लेंथ में इस F/L में आपको B की लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या करोगे, 2 मीटर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, तो कितना आंसर आने वाला है चेक कर लेते हैं जरा इसमें। म्यू नॉट अपॉन 2π जो होता है 2 × 10⁻⁻7 होता है। I1 करंट 10 एम्पियर है, I2 करंट 2 एम्पियर है, अपॉन डिस्टेंस d कितना है 0.1, और इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मीटर से। तो पॉइंट हटाएंगे, एक 10 और आ जाएगा, तो ऊपर जो आ जाएगा वो आएगा 8 × 10⁻⁻, एक 0 ये है, एक 0 ये है, और 10⁻⁻7 यानी 10⁻⁵ न्यूटन। इतना फोर्स लगेगा। योर आंसर विल बी ए पार्ट। एक करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग लूप है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। जो टॉर्क लगेगा वो किस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, विल नॉट डिपेंड ऑन। तो करंट कैरिंग लूप पे जो टॉर्क लगता है वो m×b होता है। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो mb sin थीटा होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो वो होता है NIA × b × sin थीटा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आया। अब जरा देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। शेप ऑफ द लूप, क्या शेप पे डिपेंड करेगा, तो शेप पे तो डिपेंड नहीं करता, हाँ एरिया पे ज़रूर डिपेंड करता है। अगर दो शेप के लूप हैं और दोनों का एरिया अगर सेम है तो उन पर टॉर्क
बाकी सारी चीज़ें सेम है तो उन पर टॉर्क जो लगेगा वो सेम लगेगा। शेप पे डिपेंड नहीं करता है, सेम एरिया का स्क्वायर लूप है, सेम एरिया का सर्कुलर लूप है, दोनों पे टॉर्क अगर बाकी सारी चीज़ें सेम है तो टॉर्क क्या लगेगा, सेम लगेगा। एरिया ऑफ द लूप बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इन तीनों पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता। और क्वेश्चन में यही पूछा गया किस पे डिपेंड नहीं करता, तो आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। A, B and C are parallel conductors of equal length carrying current I and 2I respectively। इसमें भी करंट I फ्लो हो रही है, इसमें भी करंट I फ्लो हो रही है और इसमें करंट 2I फ्लो हो रही है। इनके बीच में सेपरेशन X और इसके बीच में सेपरेशन क्या है, X। F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन B बाई B ऑन A। B ने A पे जो फोर्स लगाया है वो है F1। F2 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाई C ऑन A। C ने जो A पे फोर्स लगाया वो F2 है। तो अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ ही लिखें, F1 के केस में भी लिखें अगर हम फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 सेपरेशन x है इंटू आई, तो ये हो जाएगा I स्क्वायर। और इसमें से जितनी लेंथ पे लग रहा है उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ गिवन नहीं है आपको, L लेंथ मान लेते हैं। ठीक, इक्वल लेंथ की है तो L नॉट सबकी लेंथ हम मान लेते हैं। तो इतना फोर्स लग रहा है, ये F1 फोर्स है, ये किसने लगाया, B ने लगाया है, B ने लगाया है A पे। ठीक, और C ने जो A पे लगाया हुआ जरा उसको लिखें F2। तो म्यू नॉट अपॉन 2 और डिस्टेंस कितनी हो गई 2x। करंट का प्रोडक्ट, तो एक में करंट I है और एक में करंट कितनी है 2I इंटू लेंथ कितनी है L नॉट। तो ये हो जाएगा ये फोर्स बाई C ऑन A। तो आप देखो ये 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। इसका मतलब F1 और F2 दोनों क्या आ रहे हैं, सेम ही आ रहे हैं और डायरेक्शन भी सेम होगी, क्योंकि इस तीनों में करंट सेम डायरेक्शन फ्लो हो रही है। तो फोर्स जो लगेगा अट्रैक्शन का लगेगा। ए और बी के बीच में भी अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इस तरह से, और ए और सी के बीच में भी अट्रैक्शन का ही फोर्स लगेगा। तो F1 और F2 दोनों क्या आ रहे हैं, आपके बराबर आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग वायर टू इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज n। मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट, इनका रेशियो आपको दिया है n। तो जरा निकाल लेते हैं। मान लिया करंट I है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा BC। तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, तो वो होता है म्यू नॉट I अपॉन 2r। ठीक, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा m, तो I इंटू A, I इंटू पाई आर स्क्वायर। और उनका रेशियो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो कितना आने वाला है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2r डिवाइडेड बाई I इंटू पाई आर स्क्वायर। I से I कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 और नीचे क्या आ जाएगा r क्यूब। तो ये है रेशियो, और ये रेशियो को आप क्या कह रहे हो n। तो n की वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, अब कह रहे हैं इफ़ द करंट एंड रेडियस बोथ वर डबल्ड, करंट और रेडियस दोनों अगर डबल कर दी जाए तो रेशियो क्या हो जाएगा। करंट और रेडियस अगर दोनों को डबल कर दिया जाए तो रेशियो क्या हो जाएगा। तो आप देखो ये जो रेशियो, ये करंट पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, तो करंट को डबल करो ट्रिपल करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस रेशियो पे। हाँ, लेकिन अगर आपने रेडियस डबल कर दी तो ये रेशियो 1/8 हो जाएगा। तो योर आंसर विल बी ए पार्ट। द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया ए इज इन ए फील्ड बी। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, उसका एरिया ए है और ये बी मैग्नेटिक फील्ड में, बी की डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। फाइंड द टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस व्हेन द कॉइल लाइज इन द पोजीशन शोन कैरीज ए करंट आई। टॉर्क पूछा गया, तो आराम से देखो टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है आपका एम क्रॉस बी। ठीक, जरा एम बताओ, एम वेक्टर कितना होगा। तो ये करंट इसमें सॉरी इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसमें ये एरो इधर होना चाहिए। करंट इसमें कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। करंट एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा वो आउटवर्ड्स होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आई इंटू ए, और आउटवर्ड्स का मतलब आई कैप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा। आउटवर्ड्स जो इस केस में एक्स एक्सिस है, तो आउटवर्ड्स होगा वो, मैग्नेटिक मूवमेंट आउटवर्ड्स होगा। तो कितना हो जाएगा आई इंटू ए आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड बी कितना है, तो वी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसको आप लिख सकते हो बी टाइम्स जे कैप।
अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो टॉर्क कितना आने वाला है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा बी आई ए या आई ए बी, ठीक, और आई क्रॉस जे जो होता है वो के कैप होता है। यानी टॉर्क की डायरेक्शन जो आ रही है वो जेड एक्सिस के अलोंग आ रही है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग आ रही है, उसका मैग्नीट्यूड आई ए बी, तो आई ए बी इन पॉजिटिव जेड एक्सिस, सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। Force between two long parallel wires A and B carrying a current is 0.004 न्यूटन पर मीटर। इस तरह की सिचुएशन है, दो लॉन्ग वायर हैं और उसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया है आपको, कितना 0.004 न्यूटन पर मीटर। इन कंडक्टर्स के बीच में सेपरेशन कितना है वो भी आपको दिया हुआ है, 0.01 मीटर अपार्ट। ये जो सेपरेशन है D, ये कितना है 0.01 मीटर अपार्ट। अब इसमें कुछ ये नहीं दिया है कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वही रहेगा। अब ये कह रहे हैं कि इफ़ द करंट इन कंडक्टर ए इज ट्वाइस दैट ऑफ कंडक्टर बी, ये भी कह रहे हैं, देन द करंट इन कंडक्टर वुड बी इन बी वुड बी कितना होगा। तो ये कह रहे हैं करंट ए में जो करंट है वो बी से ट्वाइस है। अगर बी में करंट आई फ्लो हो रही है तो ए में करंट कितनी होगी 2i। क्लियर। और फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ वो भी आपको गिवन है, तो कर लेते हैं इसको। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 2πr या d इंटू I1 इंटू I2। फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया आपको 0.004, म्यू नॉट अपॉन 2π जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷। I1 I2 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2i² अपॉन डिस्टेंस कितनी है 0.01। जब आप यहाँ से सॉल्व करके निकालोगे तो I² जो आपका आएगा वो आएगा 100, तो I कितना मिलेगा, I मिलेगा आपको 10 एम्पियर। यानी बी में वायर बी में करंट होगी 10 एम्पियर और ए में करंट होगी 20 एम्पियर। ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। A force of 15 Newton acts on it when it is placed in uniform magnetic field of 2 Tesla। एक वायर है जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है। अब स्ट्रेट वायर ही होगा, कहा नहीं उन्होंने, लेकिन वायर स्ट्रेट ही होगा। उसकी लेंथ दी है, उसमें करंट दी है, उस पर लगने वाला फोर्स दिया है, और कब, जब वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। तो मान लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब हम थीटा निकालेंगे तब आपको पता लगेगा। अगर थीटा 90 आ गया तो वो वायर के परपेंडिकुलर होगा, अदरवाइज जो थीटा आएगा वो देखेंगे। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है I टाइम्स L क्रॉस B। तो L B साइन थीटा हो गया, वो थीटा एंगल होगा लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में। लेंथ वेक्टर उसी डायरेक्शन में रखते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होता है, ठीक। इसीलिए वही पूछ रहे हैं आपसे, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल होगा। तो लेंथ वेक्टर उसी डायरेक्शन में रखते हैं जिस डायरेक्शन में, तो इस केस में जो लेंथ वेक्टर होगा वो ये होगा आपका, ये होगा लेंथ वेक्टर। फोर्स दिया है 15 न्यूटन, करंट है 10 एम्पियर, लेंथ है 1.5, मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, और ये हो गया साइन थीटा। तो यहाँ से आप साइन थीटा अगर निकालोगे तो वो हाफ आएगा। इसका मतलब थीटा कितना होगा 30 डिग्री। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। Consider the situation shown in figure. The straight wire is fixed but the loop can move under magnetic force. The loop will remain stationary, move towards forward। क्या होगा तो जरा देखते हैं। लूप में करंट इस तरह से फिल हो रही है, ये वायर तो फिक्स्ड है, ठीक, और इसका इस वायर की वजह से इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ट्स होगा इस तरह से, लेकिन वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है, जितना दूर जाते जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो हम इस लूप पे फोकस करते हैं, इस लूप को नाम दे देते हैं ABCD। तो इन चारों पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, इन चारों वायर्स पे फोकस करेंगे। एक वायर AB हो गया, एक वायर BC हो गया, एक CD हो गया, एक DA हो गया। अब आप ढंग से देख के बताना आपको, क्या इस पूरे लूप पे ही करंट कैरिंग लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, क्या इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। अभी हमने पढ़ा था करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स जीरो होता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। अगर कोई करंट कैरिंग लूप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर नेट फोर्स कितना होता है, जीरो। अब आप मुझे बताओ, क्या इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा I1 करंट की वजह से, क्या वो यूनिफॉर्म है, तो बिल्कुल नहीं है।
जैसे जैसे आप दूर हटते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो ए बी वायर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो ज़्यादा होगा, जो सी डी वायर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो कम होगा। ठीक, जरा फोर्स से देखें तो ए बी पे अगर हम एल क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स आएगा इनवर्स, या सिंपल सा समझ सकते हो ए वी वायर की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन और आई वन की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही होती है तो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, और सी डी और ये आई वन अपोजिट डायरेक्शन में तो इसमें रिपल्शन का फोर्स होगा। कौन सा ज़्यादा होगा? डेफिनेटली अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वायर पास है, इसकी डिस्टेंस इनके बीच में क्या है, कम, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल ये जो लूप है वो वायर की तरफ अट्रैक्ट होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स वायर, सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। ठीक, इन पे फोर्स, BC पे फोर्स ऊपर लग रहा होगा और DA पे फोर्स नीचे लग रहा होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन वायर से सेम डिस्टेंस पे है।